ऑल योर्स डॉक्टर साहब। ओके जी। तो थैंक यू सो मच राजेश जी, एंड थैंक यू सो मच कि आपके ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, जिसमें बिग बुक के बारे में बताया जाता है, उसके चैप्टर्स को एक एक करके लिया जाता है। अब ए को डॉक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? तो पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि जो अल्कोहलिज्म की बीमारी है, शराबीपन की बीमारी है, उसको एक पूर्ण रूप से ट्रीट किया जाता है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, केवल हम ही इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो बात ठीक नहीं होगी। अगर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोई भी ऐसी संस्था कह दे कि ये तो हम ही ट्रीट करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि शराब के बहुत अलग अलग आयाम हैं। अल्कोहलिज्म की बीमारी में बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अलग अलग चीजों को ट्रीट किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आया जिसका लिवर ही खराब हो गया, तो मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ। सो अब उसके अंदर दूसरे लोग क्या करेंगे? अब ये तो पेशेंट को भर्ती करना ही पड़ेगा। मान लीजिए उसको कोई ब्लीडिंग हो रही है मुंह से, उल्टी में खून आ रहा है, तो उसका क्या करेंगे? उसको आपको पहले भर्ती करके जान तो बचानी पड़ेगी। या किसी को हार्ट अटैक हो गया तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। उसको अगर कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो साइकियाट्रिस्ट उसको ट्रीट करेंगे ही करेंगे। तो अल्कोहल, क्योंकि काफी सारी बीमारियां कर सकता है, और एक बीमारी अल्कोहलिज्म, आई मीन अल्कोहल इंटेक से जुड़ी हुई है, वो है अल्कोहलिज्म, जिसके बारे में हम आज बात कर ही रहे हैं। और एए भी उन्हीं लोगों को ट्रीट करता है, या उन्हीं लोगों को जगह देता है जो कि अल्कोहलिज्म से अफेक्टेड होते हैं। तो ये जो बिग बुक में एक है डॉक्टर्स की राय, डॉक्टर्स की ओपिनियन, और ये जो लिखी गई थी वो करीब 1935 से 40 के बीच में लिखी गई। पहला एडिशन जो इसका आया था 1939 में शायद था। अब ये जो डॉक्टर की राय है, इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि ए का मानना है कि पाठक इस पुस्तक में दिए गए शराब के उपचार में प्लान ऑफ रिकवरी, प्रोग्राम ऑफ रिकवरी का डॉक्टरी आकलन जानने में उत्सुक रहेंगे कि क्या ये प्लान ऑफ रिकवरी काम करता है या नहीं करता है, तो इसका क्या रिजल्ट रहता है, ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये मेडिकल एस्टिमेट जानने के लिए जो भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे उसमें देखना चाहेंगे कि भाई कोई मेडिकल डॉक्टर ने इसके बारे में क्या बोला, क्या ये काम करता है या नहीं करता। और प्लान ऑफ रिकवरी या प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, ये अलग अलग जगह बिग बुक में दिया गया है, और इसका मतलब है 12 स्टेप वर्क, जो कि चैप्टर 5 में दिया गया है, हाउ इट वर्क्स। तो ठोस प्रमाण तो चिकित्सा से जुड़े लोगों से ही मिलना चाहिए, जिन्होंने हमारी पीड़ा देखी है, और एए रिकवरी प्रोग्राम करने के बाद हमारा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन देखा है। सो एक थे डॉक्टर सिल्कवर्थ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको देखा था और वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। और जब बिल इनके पास आए और उन्होंने ये प्रोग्राम ऑफ रिकवरी किया, तो ये देखा कि लोग शराब से दूर रह पा रहे थे, और पूरी तरह उनके अंदर बदलाव आ रहा था। उनकी बीमारियां ठीक हो रही थी, उनका जो मेंटल डिजीज थी वो ठीक हो रही थी, वो सामाजिक स्तर पे अच्छा काम कर रहे थे, वो आध्यात्मिक स्तर पर अच्छा काम कर रहे थे, और दूसरे लोगों को भी शराब छुड़वा रहे थे। सो डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास करीब 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल से मिले थे, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑफ रिकवरी किया था, और वो खुशी खुशी शराब से दूर थे। ये विलियम सिल्कवर्थ है, जिनकी ये फोटो आपको यहाँ पर दिख रही है।
डॉक्टर सिल्कवर्थ एमडी थे, फिजिशियन थे, और टाउन्स हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में एक सीनियर डॉक्टर थे, जिनकी विशेष रुचि नशे की बीमारियों को ठीक करना था। और आपको पता है एल्कोहलिज्म भी एक बीमारी है। पहले उसको मैलेडी बोलते थे वो लोग, लेकिन अब तो इसको बीमारी का दर्जा दिया गया है। बीमारी का दर्जा उसी बीमारी को देते हैं, उसको देते हैं एंटिटी को, जिसके अंदर ये पता हो कि ये बीमारी क्यों होती है। और तब से लेकर आज तक बहुत रिसर्च हो चुका है एल्कोहलिज्म पर। उसका ट्रीटमेंट भी पता है। हालांकि ट्रीटमेंट जो है उसका आयाम बड़ा है, केवल एक जना उसको ट्रीट नहीं कर सकता, अलग अलग आयाम को अलग अलग लोग ट्रीट करते हैं। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ और एए का आपसी सहयोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो डॉक्टर्स ओपिनियन की राय नामक एक चैप्टर में देखने को मिलता है। और इनके एक मरीज थे बिल डब्ल्यू। व्यापारी थे, अच्छा कमाते थे, शराबी थे, और उनकी स्थिति निराशाजनक और बेकार थी। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू। विजिबिलिटी भी थैंक ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू। ये है बिल डब्ल्यू। और बिल डब्ल्यू के बारे में डॉक्टर सिल्कवर्थ आगे बताते हैं कि तीसरी बार जब वो उपचार कराने आए, तो शराबीपन के संभावित उपचार, जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है, उसके लिए बिल डब्ल्यू को कुछ नए विचार प्राप्त हुए। और इसकी एक अलग कहानी है जिसके हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे। अब वो जो नए विचार उनको मिले, वो भी उनके एक फ्रेंड ने ही उनको बताया था कि भाई ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाओ, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जो विचार है उनको आप देखो, उनको अपनी जिंदगी में लाओ, और आप शराब से दूर रह सकते हो। तो उन्होंने इन नए विचारों को प्राप्त किया, संग्रहित किया, और वो अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। इससे उनकी शराबीपन की बीमारी जो है वो दूर होने लगी, उनको बहुत फायदा हुआ, और वो काफी लंबे समय तक शराब से दूर रहने लगे। अब आप देखिए कि तीसरी बार उपचार, तो ऐसे पेशेंट्स बार बार आते हैं हमारे पास भी ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि वो एक बार में शराब शायद छोड़ नहीं पाते। बहुत ही बिरले होंगे जो कि एक बार में आए और शराब छोड़ दे। इसमें मरीज बार बार आता है, कोशिश करता है, और फिर वो शराब से दूर रह पाता है। खैर, सो नए विचारों को और अपने जीवन में बदलाव को डॉक्टर सिल्कवर्थ के यहाँ भर्ती मरीजों के साथ साझा किया। किसने? बिल ने। जब उनको फायदा हुआ तो उन्होंने डॉक्टर सिल्कवर्थ से परमिशन ली कि डॉक्टर साहब, मुझे आपके यहाँ जो डॉक मरीज भर्ती हैं उनसे मिलने दीजिए, हो सकता है जैसे मुझे फायदा हुआ ऐसा उनको भी हो जाए। तो जब ये किताब लिखी गई थी, तब करीब करीब पूरे अमेरिका में 100 लोग ठीक हो चुके थे, और इनमें से करीब 30 लोग जो हैं, 30 मरीज जो थे, वो डॉक्टर सिल्कवर्थ के अंडर ट्रीटमेंट ले चुके थे। सो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने डॉक्टर बिल डब्ल्यू की ये मदद की कि जो एक नया संभावित उपचार वो लेकर आए थे, उन प्रोग्राम ऑफ रिकवरी के बेसिस पर बिल को वहां वो लोग मिले, और ये प्रूव होने लगा कि हाँ, ये ट्रीटमेंट, संभावित उपचार काम कर रहा है। और डॉक्टर सिल्कवर्थ आगे कहते हैं कि ये जो 30 लोग थे, या जो ये लोग इस ग्रुप के मेंबर थे, उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। वो जो भी अपनी कहानी बताते हैं, उस पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। सो आप देखिए कि एक पेशेंट और एक डॉक्टर की रिलेशनशिप कितनी मजबूत हो सकती है, अगर वहां पर ईमानदारी हो, और अगर वहां पर ट्रस्ट हो। तो आपस में एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था, क्योंकि काफी लोग, काफी पेशेंट तो डॉक्टर साहब ने बिल को दिए। अब आगे जाके ये जो 12 कदम का प्रोग्राम, या 12 सिद्ध का जो जो सिद्धांत आया, प्रोग्राम ऑफ रिकवरी या प्लान ऑफ रिकवरी, ये बहुत सफल रहा, और धीरे धीरे इसके अंदर लोग जुड़ते रहे, और बाद में इसको ए संस्थान या ए फेलोशिप कहा गया। पूरी दुनिया में ये 12 कदम का प्रोग्राम, जिसके अंदर जीवन में, अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने कर्म में, और अपने जो इमोशंस हैं उसके अंदर बदलाव लाया जाता है। लोग इसे करते हैं, ठीक होते हैं,
दूसरे पीड़ित नए शराबियों को संदेश देते हैं, उनके साथ साझा करते हैं, उन्हें हाथ पकड़ के सिखाते हैं, और शराबीपन की बीमारी से काफी लोग ठीक हो जाते हैं। अब जब रिकमेंडेशन आप मांगने जाते हो या टेस्टिमनी मांगने जाते हो, तो बिल को पता था और इन सब मेंबर्स को पता था कि हमें एक टेस्टिमनी चाहिए, एक प्रूफ चाहिए कि हाँ ये कार्यक्रम काम करता है। तो इसके लिए ये यहाँ पर एक लेटर है जो कि 1938 में लिखा गया, और इसके अंदर ये डॉक्टर सिल्कवर्थ के यहाँ पर साइन है, एमडी हैं, और उन्होंने बताया है कि भाई मैं शराबीपन के जो ट्रीटमेंट है उसका स्पेशलिस्ट हूँ। और करीब 4 साल पहले, मतलब 1934 में, एक पेशेंट थे जिनका नाम विलियम जी विल्सन या बिल डब्लू था, और उनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये जो मैंने अभी आपको बताया वो इसके अंदर लिखा हुआ है। अब नई चीज क्या बताई गई? अब इसमें जो नई चीज बताई गई वो ये बताई गई थी, अभी तक सब लोगों का मानना ये था कि ये तो एक दिमाग की बीमारी है, माइंड की बीमारी है। लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कहा कि उस समय जो भी रिसर्च चल रही थी उसमें शारीरिक बीमारी भी बताई गई, केवल दिमाग की बीमारी नहीं, शारीरिक बीमारी भी, और शरीर से जुड़े हुए उन्होंने बताया एक फिनोमेना जिसको हम कहते हैं क्रेविंग और एलर्जी। तो ये पहली बार जब ए और बिल को पता पड़ा तो ये चीज उनको स्ट्राइक करी। ये उन्होंने माना कि हाँ, क्योंकि केवल हम हमारे दिमाग में चेंज लाने से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो पहले वहां हुआ करते थे उनसे फायदा नहीं हो रहा था लोगों। और जब ये बताया गया कि भाई इसमें आपका शरीर भी इन्वॉल्व है, किस फॉर्म में, कि आपको शराब से एलर्जी है। जैसे किसी को कोई दवा से एलर्जी होती है तो क्या होता है, शरीर के ऊपर दाफड़ होने लग जाएंगे, या नाक बहने लग जाएगी, आंख बहने लग जाएगी। दूध से एलर्जी होगी तो क्या होगा, दूध से एलर्जी होगी तो पेट में बहुत ज्यादा गैस बनेगी, गुड़गुड़ाहट होगी, दस्त लगने लग जाएंगे। तो शराब से एलर्जी जो है वो कुछ फिनोमेना प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर, कुछ एक्शंस प्रोड्यूस करती है बॉडी में जब शराब बॉडी के अंदर जाता है तो। और वो एक चीज जो उन्होंने बताई थी वो थी क्रेविंग। अब देखिए, क्रेविंग जो है बहुत ही डिबेटेबल इशू है, और अभी भी प्रेजेंटली भी मेडिकल साइंस को इसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये जो फिजिकल क्रेविंग है, शारीरिक भूख लालसा शराब के लिए, इसका वर्णन आपको ए की बिग बुक में मिलता है, और ये डॉक्टर्स ओपिनियन में मिलता है। तो इसमें डॉक्टर सिल्कवर कहते हैं हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा शरीर भी असामान्य है, जैसे दिमाग असामान्य है वैसे शरीर भी है। अब इसका लक्षण क्या है, शराबीपन के लक्षण, ये मैंने लिखा है बना के, ये बिग बुक में नहीं लिख रखा। तो एक तो है क्रेविंग, शारीरिक भूख, लालसा या उत्कृष्ट इच्छा होना शराब को पीने की। दूसरा होता है मानसिक आकर्षण, और तीसरा होता है आध्यात्मिक दिवालियापन। तो ये तीन लक्षण हैं। और ये फिजिकल एलर्जी का जो कंसेप्ट है, शारीरिक एलर्जी कंसेप्ट, ये जो है डॉक्टर सिल्कबर्ग से आया था। अब शारीरिक भूख या एलर्जी की अभिव्यक्ति कब होती है, जब पहला घूंट अंदर जाता है, और जब पहला घूंट अंदर जाता है तो फिर रुक नहीं सकते। तो इसको कहा गया है फिजिकल क्रेविंग। और फिजिकल क्रेविंग को कुछ लोग और अलग तरह से भी बताते हैं, जो मैं आपको अभी आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। जिन लोगों को ये फिजिकल क्रेविंग या एलर्जी होती है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्कोहलिक्स कहलाते हैं। मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो सोशल ड्रिंकर्स भी होते हैं, टेम्परेट ड्रिंकर्स भी होते हैं। लेकिन जिनको अल्कोहलिज्म की बीमारी हो गई है उसके अंदर ये आयाम देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्रेविंग। और ये क्रेविंग क्यों आई, क्योंकि शराब से उनको एलर्जी है। इस एलर्जी में पूर्ण संयम का ही सुझाव दिया गया है। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कहा है कि अगर आप थोड़ी सी भी पियोगे तो वो आपके अंदर एलर्जी के कारण ये फिजिकल क्रेविंग लाएगा और आप रुक नहीं पाओगे उसको। तो इसलिए पहले घूंट से दूर रहने की जरूरत है। आप ये सोच लें कि मैं एक घूंट ले लूं और फिर मैं एक क्वार्टर तक
जाने से रुक जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका यूजुअल डोज एक क्वार्टर है या आधी बोतल है या एक बोतल है, तो आपने शुरू किया तो आप वहीं तक पहुंचोगे। और इस क्रेविंग को स्थायी रूप से नहीं मिटाया जा सकता, परमानेंटली आप इसको हटा नहीं सकते। और इस क्रेविंग की वजह से ही लोग सर्वोच्च बलिदान देते थे। सर्वोच्च बलिदान का क्या मतलब हुआ? खुद का ही बलिदान देते हैं, और अल्कोहलिज्म की लड़ाई जारी रखने के बजाय वो अपना बलिदान खुद दे देते हैं। मतलब ये है कि वो रुक नहीं पाते और धीरे धीरे शराब लेके वो खत्म हो जाते हैं। अब देखिए, शराब 15 साल से, शराब नहीं, अल्कोहलिज्म, शराबीपन की बीमारी 15 साल से 50 साल के बीच में मौत का सबसे बड़ा कारण है। और बहुत सारी बीमारियां ये करता है। सबसे कॉमनली सिरोसिस ऑफ लिवर है, पैनक्रियास की बीमारी है, बहुत सारे कैंसर हैं, एक्सीडेंट्स हैं, सुसाइड्स हैं, तो हार्ट हार्ट अटैक्स हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो शराब करता है। तो यहां पर उन्होंने, इस पेज के ऊपर उन्होंने फिजिकल क्रेविंग और एलर्जी का जिक्र किया। अब ये मैंने हमारे जो मेडिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से मैं आपको क्रेविंग का एक एक्सप्लेनेशन देता हूं। इसके पहले जो था ये वाला, ये डॉक्टर सिल्कवर्थ ने दिया, या उस समय की जो नॉलेज थी उसके हिसाब से था। अभी क्या है, थोड़ा सा क्रेविंग के बारे में बताता हूं। ये बिग बुक में नहीं लिखा गया है। सो शराब के लिए तीव्र लालसा या इच्छा, या पीने के विचारों का अचानक प्रकट होना, या समय के साथ बढ़ना, इसको हम क्रेविंग कहते हैं। यह है रिकवरी के बाद। रिकवरी का मतलब यह है शराब से काफी समय दूर रहने के बाद होने वाली शराब की तीव्र इच्छा। शायद शराब पीने पर ऐसा लगता था, ये चीज याद आती है, ये मेमोरी में रहता है कि मैंने पिया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और ये याद वापस आने लगती है। ऐसी स्थितियां जिनमें पहले शराब का आनंददायक अनुभव किया गया था, या जिसमें शराब तनाव कम करने में सहायक थी, इस स्मृति को या मेमोरी को सक्रिय कर सकती है। तो ये क्रेविंग के बारे में बता रहे हैं कि एक वो मेमोरी रहती है वहां पर कि शराब ने ये अच्छा किया था, और जो भी उससे एडवांटेज हुआ था, जो भी उससे मजा आया था, वो आपके स्मृति में वापस आ जाता है और आप वापस पीने लग जाते हैं। तो ये रिलैप्स का एक बहुत बड़ा कारण है। एक शराबी को शराब की अपनी शारीरिक लालसा से मुक्त किया जाना चाहिए, और मनोवैज्ञानिक उपायों का अधिकतम लाभ उठाने से पहले इसमें अक्सर एक निश्चित अस्पताल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। आई मीन, हॉस्पिटल में भर्ती होना जरूरी होता है। सपोज बहुत बहुत कुछ शराब पीकर आ गए, और एक जो है शराब के इफेक्ट में है, इंटॉक्सिकेटेड है, इनेब्रिएटेड है, फॉगी माइंड हो रखा है, तो उसमें इस क्रेविंग को ट्रीट करने के लिए आपको पहले मरीज को भर्ती करना चाहिए। तो कोलैबोरेशन हो गया ना। अगर कोई एल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई ऐसा इंसान से आप मिलते हैं जो कि बहुत ही फॉगी माइंड के साथ आया है, उसको समझ नहीं आ रहा, पी रखा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई जाके थोड़ा सा डिटॉक्स तो करवा लो, थोड़ा ट्रीटमेंट तो ले लो। तो वो फिर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और उनको फिर कुछ एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर डिटॉक्स हो गया है और उसने कुछ समय छोड़ दी, तो ये वापस न ले, रिलैप्स नहीं हो, तो उसके लिए, सॉरी, उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं और ए के 12 स्टेप्स हैं। सो मैं हमेशा मेरे ऐसे पेशेंट को जरूर जरूर ए के मेंबर से मिलवाता हूं, और ए की मीटिंग में जाने के लिए उनको एनकरेज करता हूं कि भाई अब आपकी क्रेविंग कम हो गई है, अब आपने शराब पीना बंद कर दिया है, अब आप शराब और शराबीपन के बारे में समझ लीजिए और ए के पास जाइए, जिससे कि आप वापस न पिए, लंबे समय से खुशी खुशी शराब से दूर रह सके। अब वापस यही बात है कि इन शराबियों पर जो शराब का असर है वो एक एलर्जी की अभिव्यक्ति है, ये हम बात कर चुके हैं। और क्रेविंग का ये तथ्य इसी वर्ग, मतलब नॉट इन सोशल ड्रिंकर्स, नॉट इन टेम्परेट ड्रिंकर्स, बट पीपल हु आर एल्कोहलिक्स, जिनको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है। आजकल हम एल्कोहलिज्म नहीं बोलते हैं, आजकल हम एल्कोहल यूज डिसऑर्डर बोलते हैं। तो वो इसी तक, ये जो क्रेविंग का फिनोमेना है वो पर्टिकुलरली इन एल्कोहलिक्स में मिलता है। और पुराना कहने का तरीका था कि भाई वो उसकी एक एलर्जी का मैनिफेस्टेशन है।
अब देखिए, काफी लंबे समय से शराब पी रहे हैं, एक फिनोमेना होता है न्यूरो एडेप्टेशन, और कुछ केमिकल्स जो हैं वो बदल जाते हैं ब्रेन में, बॉडी में, लिवर में, सब जगह बदल जाते हैं। सो कुछ केमिकल्स भी हैं, कुछ नर्व्स भी हैं, न्यूरॉन्स भी हैं, और ब्रेन भी है। पहली बार शराब से दूर रहे, लेकिन विड्रॉल हुआ तो वापस शराब शुरू कर दी। या क्रेविंग हो सकती है, जिससे रिलैप्स हो गया। काफी लंबे समय तक शराब से दूर है, रिवॉर्ड मेमोरी, रिवॉर्ड मतलब अभी जैसे जो हमने बात करी कि बड़ा अच्छा लगता था, टेंशन गायब हो जाता था, तो ब्रेन ये याद रखता है कि इस शराब ने मेरे को ये इफेक्ट दिए। फिर एक रिवॉर्ड एरिया या मेमोरी एरिया होता है, वो ये याद रखता है कि हाँ, शराब से मुझे बहुत अच्छा मजा आया था। और फिर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, लोगों को क्रेविंग होती है और वापस रिलैप्स कर जाते हैं। कुछ ब्रेन के पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियस अकम्बेंस, अमेगडाला, बेसल गैंग्लिया, रिवॉर्ड मेमोरी एरिया। कुछ कनेक्शन है अंदर के, कुछ केमिकल्स हैं जो कि मैंने यहाँ नाम दे रखे हैं, लेकिन हम इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब क्रेविंग के लिए मॉडर्न मेडिसिन में कुछ दवाइयां हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं, मैं काफी काम में लेता हूँ इसको। और पर्टिकुलरली दो तरह की दवाइयां तो मैं काम में लेता हूँ, तीसरी और दवाई है, तो ऐसी करीब 3-4 दवाइयां हैं। मेरा मानना यह है कि कुछ कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में ये काम करती हैं। और जो रिलैप्स है, रिलैप्स प्रिवेंशन में शायद इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। मेडिकल साइंस जो है कुछ कुछ बेनिफिट्स बताती है, लेकिन अगर आप देखें कि क्या एंटी क्रेविंग मेडिकेशन से एक अल्कोहलिक 5 साल शराब से दूर रह सकता है, तो ऐसा नहीं है। अब जब बात चली है कुछ मैकेनिज्म की, तो मैंने ब्रेन के बारे में बता दिया, कुछ केमिकल्स के बारे में बता दिया, क्रेविंग के बारे में बता दिया, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म को भी यहीं खत्म कर लेते हैं। पहले बताया जाता था कि अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है और एसिटाइल डिहाइड में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल डिहाइड जो है, बहुत सारे शराब के जो इफेक्ट्स हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जहरीला टॉक्सिक सब्सटेंस यही है, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट के अंदर, जो कि कम जहरीला है, कम खराबी करता है। एक दवा आती है डाइसल्फिराम, आपने सुना होगा, जो कि उसको ऐसे यूज में लिया जाता है कि छुप छुप के अल्कोहलिक्स में देते हैं इसको, दवा को, वो पीता है, पेशेंट शराब पीता है, और शराब पीने के बाद उसको उल्टियां होती हैं, उसको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पेट में दर्द होने लग जाता है। तो ये इसलिए होता है कि जो एसिटाइलडिहाइड को एसिटेट में जो एंजाइम कन्वर्ट करता है, उसको ये डाइसल्फिराम जो है, ये उसको ब्लॉक कर देता है। तो अब क्या चीज ज्यादा इकट्ठी हो गई, एसिटाइलडिहाइड, तो एसिटाइलडिहाइड बहुत खराब है और ये काफी अपने खराब इफेक्ट्स करता है। डाइसल्फिराम को भी लेने का अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरह से काम में लिया जा सकता है। अब केवल अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में केवल यही नहीं है कि अल्कोहल, एसिटाइलडिहाइड, एसिटेट, ऐसा नहीं है। अब तो और भी पाथवेज पड़ने लग गए हैं, जो कि नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवेज हैं ये, और नए केमिकल्स हैं जो कि खराबी करते हैं। और ब्रेन के अंदर ये अल्कोहल, एसिटाइलडिहाइड, एसिटेट पाथवे काम नहीं करता है। अल्कोहल, इसके अलावा भी बहुत मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि वो लिवर, पैनक्रियाज या ब्रेन में खराबी कर सकता है। अब थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। अब तो हुआ ये कि डॉक्टर डॉक्टर सिल्कवर्थ ने जब ये कंसेप्ट दिया, तो ए ने इस शारीरिक भूख या एलर्जी के सिद्धांत को माना। और ये उन्होंने, उनको पता था कि जो बीमारी के कुछ कारण हैं उसमें, कि भाई जिंदगी में संतुलन ठीक नहीं था, या वास्तविकता से दूर रह रहे थे, या मानसिक स्थिति कमजोर थी, या इच्छा शक्ति कमजोर थी, नैतिक इनका चरित्र ही ऐसा था, पाप गुनाह, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लेकिन ये पूर्ण नहीं थे, तो कुछ और पता लगाना था। तो यहाँ पर एक क्रेविंग और फिजिकल एलर्जी का कंसेप्ट आ गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे समय बीता, अब और भी नए नए मैकेनिज्म्स हैं। तो एलर्जी, क्रेविंग, न्यूरोसाइंस ऑफ आपके जो न्यूरोसाइंस ऑफ अल्कोहलिज्म, ये सब चीजें बहुत आगे प्रोग्रेस कर चुकी है।
अब इसमें ए कहता है कि हमारी धारणा के अनुसार कोई भी शराबी जो इस शारीरिक घटक से दूर रहता है वह अपूर्ण ही होता है, वो इनकम्प्लीट है। तो उसको ये देखना चाहिए कि जब वो पहला घूंट लेगा, उसने सोच तो रखा है कि मैं अब कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं एक घूंट तो ले ही लूं, लेकिन वो एक घूंट पे रुकता नहीं है। वो एलर्जी की वजह से जो क्रेविंग है ये बढ़ती जाती है, शरीर और शराब मांगता है और वो फिर रुक नहीं पाता। तो ये चीज ध्यान रखने की है, जो जो भी नए लोग हैं और जो जो भी अभी एए में नए आए हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो पहले घूंट से दूर रहे। अब एए जो है वो सॉल्यूशन किस उस बेसिस पे देता है? आध्यात्मिक और एल्ट्रुइस्टिक प्लेन। अब एल्ट्रुइस्टिक प्लेन का मतलब है कि एए के अंदर सेल्फलेसनेस है, ये परोपकारी है, इनका दूसरों के लिए कंसर्न है, जो भी न्यू कमर्स है उनके लिए कंसर्न है। सो एल्ट्रुइस्टिक का मतलब परोपकारी, दूसरों के भले के लिए काम करना बिना अपने फायदे की चिंता किए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है एए प्रोग्राम की और एए के मेंबर्स की। उन्हें ऐसा होना ही पड़ेगा, आध्यात्मिक होना पड़ेगा और एल्ट्रुइस्टिक होना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पर वो ए ग्रुप या ए काम नहीं करेगा। अब फिर ये बताते हैं कि अस्पताल में भर्ती कब करें। ए खुद ही कह रहा है कब करें, जब चिड़चिड़ा पेशेंट हो, होश में नहीं हो, वो समझ नहीं पा रहा। क्योंकि जब तक वो समझ नहीं पाएगा, होश में नहीं होगा, तो वो आध्यात्मिक, उसका आध्यात्मिक जो कंसेप्ट है वो कैसे समझ में आएंगे, वो 12 कदम के प्रोग्राम कैसे समझ में आएंगे, या जो कुछ निर्देश हैं वो कैसे समझ में आएंगे। सो ये हमेशा जरूरी है कि जिस व्यक्ति से संपर्क किया जाए उसका दिमाग खुला और साफ रहे, ए के विचार और सिद्धांत समझ सके और स्वीकार कर सके। और आध्यात्मिक उपाय जो है वो प्लान ऑफ रिकवरी या प्रोग्राम ऑफ रिकवरी 12 कदम है। फिर डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ लिखते हैं, बिग बुक में प्रस्तुत किया गया विषय एक एल्कोहलिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि बिग बुक में तरीका बताया गया है कैसे आप लंबे समय तक दूर रह सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सर्वोच्च महत्व क्यों रखता है? क्योंकि अगर वो शराब से दूर नहीं रहेंगे तो उनकी जिंदगी को खतरा है और बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा है। और ये डॉक्टर सिल्कवर्थ इसलिए कह सके क्योंकि उन्होंने शराबीपन की बीमारी के उपचार में काफी लंबा अनुभव रहा था उनको, वो बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता है अल्कोहलिज्म के बारे में। तो अगर आप जाओगे तो हर किसी डॉक्टर को, साइकियाट्रिस्ट को ये नहीं पता होगा जितना डॉक्टर सिल्कवर्थ को पता था। और ऐसे डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट उस समय भी थे। फिर वो कहते हैं शराबीपन के विषय को इस किताब में बड़ी बारीकी और कुशलता से दिया गया है। यह भी बताया गया है कि शराब से लंबे समय तक कैसे दूर रहा जा सके। और उन्हें तो ये उन्होंने कुछ एल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स ने तो ये भी दावा कर दिया था कि वे पूरी तरह ठीक हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर सिल्कवर्थ, क्योंकि वो 30 लोगों से जुड़े हुए थे, उनको इसके बारे में बहुत ज्ञान था। और फिर वो वापस इसी बात का मेंशन करते हैं कि बिल जो थे वो डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास भर्ती हुए तीसरी बार, उन्होंने कुछ विचार साझा किए, वो विचार उन्होंने अपने खुद में अप्लाई किए। देखिए, विचार को पता रखना कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे 12 कदम पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 12 कदम क्या आपने अपनी जिंदगी में लाए और अपनी जिंदगी को बदला, अपने विचारों को बदला, अपने कर्म को बदला, अपने इमोशंस को बदला, तब तो कुछ फायदा है। तो उस समय के जो ये 30 मेंबर थे और 100 लोग थे, वो केवल इसको पढ़ते नहीं थे बट अपनी जिंदगी में भी लाते थे। और जब अपनी जिंदगी में लाते थे तो खुशी खुशी शराब से बहुत दूर रहते थे। वापस बता रहा हूं कि डॉक्टर सिल्कवर्थ की अनुमति मांगी गई बिल द्वारा कि मुझे कुछ और पेशेंट से बात करने दीजिए। और जब इन 30 लोगों को डॉक्टर सिल्कवर्थ ने अध्ययन किया तो उन्हें बहुत ही दिलचस्प, अद्भुत और आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। उन्होंने पहली बार देखा कि ये लोग कितना बदल सकते हैं और शराब से दूर रह सकते हैं। केवल उनकी शारीरिक बीमारी नहीं जाती, मानसिक बीमारी नहीं जाती, उनके इमोशंस अच्छे ठीक नहीं होते, आध्यात्म बढ़ जाता है, वो दूसरे लोगों को भी मदद करते हैं। और पीने के बाद लंबे समय तक दूर रहेंगे तो सुंदर भी दिखने लोग लग जाते हैं।
बड़े स्मार्ट लगने लग जाते हैं, जो पहले पीने के बाद नहीं होते। अब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने ए मेंबर्स में क्या देखा? उन्होंने कहा ये सब निस्वार्थता से काम करते हैं, व्यक्तिगत लाभ का उद्देश्य नहीं रखते। उनमें लक्ष्य की ओर प्रेरित करने की भावना थी। एक लक्ष्य बना लिया, अब बस उसको हमारे को करना है। आज पहला कदम करना है, आज दूसरा करना है, तीसरा करना है, आज इतने टाइम में 12 कदम खत्म करने हैं। उन लोगों में एक कम्युनिटी स्पिरिट थी। वो सब अपने को एक ही मानते थे और एक लोगों की मदद करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें कही गई है, जो कि बहुत डिफरेंट है बाकी प्रोग्राम से, वो है आध्यात्मिकता, ईश्वर, उच्च शक्ति। ईश्वर या उच्च शक्ति पर असीम भरोसा। और ये भरोसा इतना था कि यह शक्ति उनको मौत के मुंह से बाहर निकाल के ला सकती है। और सदस्यों को खुद पर भी भरोसा था, लेकिन अपने से ज्यादा भरोसा था ईश्वर पर या उच्च शक्ति पर। और यह उन लोगों को वास्तव में प्रेरणा देती है जो इस शराबियत के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं। तो जब मैं पहली बार ए के मेंबर से मिला और ए का प्रोग्राम देखा, तो मुझे मुझे काफी प्रेरणा मिली कि हाँ, शराबियत का ट्रीटमेंट में ए भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या उन सब में ये भावना और ये जो 4 5 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दे रखे हैं वो मिलते हैं? तो वो नहीं मिलते। बट ये बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन थी डॉक्टर सिल्कवर्थ की, कि ए मेंबर्स अगर ऐसे हैं तो ही ये रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही एक नए अल्कोहलिक को बाहर निकालना है शराब के मुंह से। फिर उन्होंने कुछ एलर्जी के बारे में बताया कि कुछ वर्ष पहले दिए सुझाव पर हमें विश्वास है कि शराबियों पर जो शराब अल्कोहलिक्स पर जो शराब का प्रभाव है, वो एक एलर्जी की वजह से है। और उसमें एक चीज है क्रेविंग, ये वापस रिपीट हो रहा है। और ये केवल एल्कोहलिक्स, जिनको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है, अल्कोहलिज्म है, उन्हीं के अंदर ये आपको मिलता है। सोशल ड्रिंकर्स में नहीं मिलेगा, वो कंट्रोल करके पी सकते हैं। बट जिनको अल्कोहलिज्म की बीमारी है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर की बीमारी है, वो कंट्रोल करके नहीं पी सकते। इनको उन्होंने एलर्जिक टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक्स कह दिया। और इस पे हम बात कर ही चुके हैं। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि कोई भी प्रकार का शराब, अब वो बियर हो, ब्रीजर हो, वाइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें अल्कोहल होना चाहिए, तो हर शराब ही खराब है। तो किसी भी प्रकार की शराब को वे सुरक्षित रूप से कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी भी सुरक्षित रूप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर सिल्कवर्थ की। एक बार जब इनमें आदत पड़ जाती है तो फिर उसे कभी तोड़ भी नहीं पाते, उसको छोड़ नहीं सकते। एक बार जब उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाए और वस्तुओं पर उनकी निर्भरता हो जाती है, तो उससे बाहर नहीं निकल सकते। उन पर समस्याओं का ढेर लग जाता है और समस्या को सुलझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आप देखिए, जब ये कंसेप्ट डॉक्टर सिल्कवर्थ के हैं और जब बिल पहली बार डॉक्टर बॉब से मिले, तो डॉक्टर बॉब भी बहुत सारे कुछ स्पिरिचुअल काम कर रहे थे। लेकिन जब बिल ने उनके साथ शेयर किया कि डॉक्टर सिल्कवर्थ का ये मामला का ये मानना है कि हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम ऐसे ऐसे हैं, और हम अगर शराब नहीं छोड़ेंगे तो बचेंगे नहीं। तो जब डॉक्टर बॉब को ये बात समझ में आई उस मीटिंग के अंदर, तब से उन्होंने बिल के साथ काम करना शुरू किया, और वो शायद काफी लंबे समय तक बिना शराब के जिए। अब अगर इन एल्कोहलिक्स के जीवन का पुनर्निर्माण करना है, तो भावनात्मक अनुरोध से काम नहीं चलेगा कि आप उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करो। ऐसा नहीं होने वाला। शराबियों को ऐसा संदेश मिलना चाहिए जिसमें गहराई और वजन हो। उसमें लिखा है मैसेज विच कैन इंटरेस्ट देम एंड होल्ड, एंड दिस शुड हैव डेप्थ एंड वेट। और उसमें क्या है, आदर्श कैसा हो, जो उस उच्च शक्ति या गॉड में उनको विश्वास दिला सके, जो इंसान से भी ऊपर है। अब जब डॉक्टर सिल्कवर्थ काम कर रहे थे, तो
बहुत सारे और साइकियाट्रिस्ट थे उस हॉस्पिटल में, और जनरली साइकियाट्रिस्ट ही होते हैं या दूसरे डॉक्टर्स ही होते हैं जो कि जनरली अल्कोहलिक्स को देखते हैं और संभालते हैं। तो ये उनको कह रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी प्रॉब्लम आती थी जब भी वो कोई अल्कोहलिक से काम करते थे, वो ए को प्रमोट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारे जो पेशेंट्स हैं वो ए के पास जाएं, डॉक्टर, और बिल का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ए मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो। तो जो बाकी लोग थे वो उनको वो वो पचा नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। तो ये उन साइकेट्रिस्ट के लिए या उन डॉक्टर्स के लिए जो टाउन्स हॉस्पिटल में काम करते थे या उस एरिया में काम करते थे। तो वो कहते हैं कि जो निंदक हैं वो पहले अल्कोहलिक्स की त्रासदी और ट्रेजेडी को समझें, उनकी निराश और आशाहीन पत्नियों के साथ काम करें, देखें कि उनकी क्या क्या तकलीफ है, उनके छोटे बच्चों को देखें कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उनको इन समझ जो जो उनकी समस्या है अल्कोहलिक्स की, उनको सुलझाने की प्रक्रिया उनके दैनिक जीवन का एक अंग होना चाहिए। उनको दीजिए, बहुत खूब सारे अल्कोहलिक्स दीजिए जो कि इससे प्रॉब्लम में जा रहे हैं, ए मेंबर्स से वो मिलें और वो सीखें कि देखो इनको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो उनको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जब अल्कोहलिज्म का जो ट्रीटमेंट है वो केवल डॉक्टर्स ही नहीं कर सकते, तो केवल उनका योगदान जो है केवल वो ही नहीं है, केवल साइकेट्रिस्ट ही ठीक नहीं कर सकते। और उनके कई वर्षों के अनुभव के बाद उन्हें पता पड़ा कि शराब से दूर रहने के लिए या शराबीपन के सुधार के लिए जो ये निस्वार्थता और परोपकार परायणता का आंदोलन चल रहा है, वो उस समय के मेडिकल ट्रीटमेंट या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बहुत ऊपर था। ये उनको इतने वर्षों का अनुभव हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो रियलाइज कर पाए कि मेडिकल ट्रीटमेंट की भी एक लिमिट है। वो जो साइकिक चेंज है वो एक डॉक्टर उसमें नहीं ला सकता, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में साइकिक चेंज नहीं आ सकता। फिर वो बात करते हैं विशियस साइकिल ऑफ अल्कोहल। तो मैं थोड़ा जल्दी चलता हूं, उसमें लिखा है स्त्री व पुरुष शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि शराब के द्वारा उत्पन्न प्रभाव को वे पसंद करते हैं। ये आप सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यह अनुभूति इतनी भ्रामक होती है कि ये जानते हुए भी कि वह हानिकारक है, फिर भी एक समय के बाद ये लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते। उनके लिए उनका शराबी जीवन ही सामान्य जीवन दिखाई देता है। तो ये नॉर्म है, ये नॉर्मल लाइफ है उनकी। शुरू सुबह से शाम तक पीना, कहीं गिर जाना, कहीं कोई एक्सीडेंट कर देना, लड़ाई हो जाना, बॉस से भिड़ जाना, हमेशा अस्थिर, चिड़चिड़े, असंतुष्ट रहना, और जब तक वे एक घूंट शराब का न पी लें तब तक उन्हें आराम और शांति का अनुभव नहीं होता। और उनको फिर एक प्रॉब्लम और होती है वो जब देखते हैं कि अरे ये सोशल ड्रिंकर, टेम्परी ड्रिंकर तो आराम से पी पा रहा है और मैं तो ऐसा पी नहीं पाता, तो उनको फिर वो थोड़ी सी जलन होती है और वो थोड़ी डिप्रेस हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, जब ये कर सकता है तो मैं भी करूंगा। लेकिन जैसे ही शराब की एक घूंट अंदर जाती है, वो एलर्जी के कारण क्रेविंग आती है, शारीरिक क्रेविंग आती है, और वो रुक नहीं पाते और वो अपनी इच्छा के सामने हार जाते हैं। तो ये साइकिल है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और शराब की लालसा, क्रेविंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वो फिर से पश्चाताप करते हैं, ओ मैंने फिर पी ली, उनको गिल्ट होने लग जाती है, और फिर वो एक नया डिसीजन लेते हैं कि भाई अब मैं कल से तो नहीं पीऊंगा। और ऐसा ये बार बार चलता रहता है। और जब तक इन लोगों में मानसिक बदलाव का अनुभव नहीं होता तब तक वो सुधरने की स्थिति में नहीं रहते, और इवेंचुअली दे आर डूम्ड, ये लिखा है इसमें, शराबियों का विनाश हो जाता है। इसलिए साइकिक चेंज या मानसिक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव से भी ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा चेंज, साइकिक चेंज यहां से, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये बताया गया, इस आध्यात्मिक जागरण या अनुभव जो कि बिल को हुआ था और बहुत सारे अल्कोहलिक्स को होता है, कब होता है?
जब 12 कदम या 12 स्टेप का प्रोग्राम, जो कि रिकवरी प्रोग्राम इसके अंदर सजेस्ट किया गया है। अब एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के बारे में बता रहा है। तो डॉक्टर बिल कह रहे हैं कि बहुत सारे अल्कोहलिक्स उनके पास आते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे कि मैं अभी जीना चाहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है जीने के लिए, मुझे शराब छोड़नी है, मैं छोड़ नहीं पा रहा, मेरी कुछ मदद कीजिए। तो डॉक्टर सिल्कवर्थ को एहसास हो गया था कि, और वो दूसरे डॉक्टर्स को कहते हैं कि हमें अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए और अपनी स्वयं की अपर्याप्तता का एहसास करना चाहिए अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट में। और आवश्यक मानसिक परिवर्तन के लिए मानवीय शक्ति से बड़ी किसी शक्ति की जरूरत है, जो कि शायद एक डॉक्टर नहीं बता सकता। कुछ जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनका लाभ जरूर होता है, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर्स को स्वीकार कर लेना चाहिए कि पूर्ण रूप से समस्या का समाधान देने में डॉक्टर पर्याप्त नहीं रहते। सो अगर आप अल्कोहलिज्म एज अ होल देखो तो एक टीम काम करती है उसके अंदर। सो किसी को भी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मैं अगर अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट कर रहा हूं, या कोई संस्था ट्रीटमेंट कर रही है, या कोई ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, तो बस हम ही कर सकते हैं, हम इस मरीज को इधर उधर ना भेजें। ऐसा नहीं हो सकता। आजकल हर बीमारी में होलिस्टिक ट्रीटमेंट का अप्रोच है। बहुत सारे लोग, काफी आयाम उनको टच करने पड़ते हैं। फिर ये कहते हैं, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कहते हैं कि शराबियत पूरी तरह से मानसिक नियंत्रण की समस्या है, विल पावर की समस्या है। विल पावर का इसमें जो ए के अकॉर्डिंग, और जो 12 स्टेप के प्रोग्राम जो कहते हैं ना कि हम विल पावर से ये कर लेंगे, जितने मरीज आते हैं मेरे पास वो सभी ये कहते हैं नहीं मेरे में बहुत विल पावर है। वो वाइफ भी कहती है नहीं जी मेरे हस्बैंड में तो बहुत विल पावर है, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन अल्कोहलिज्म में वो ऐसा नहीं कर पाते। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहलिक्स दे रखा है, अलग अलग तरह के हैं, 1 2 3 4 5। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बस, और इसकी कोई बहुत ज्यादा यूज भी नहीं है, अभी एप्लीकेशन भी नहीं है, बट इतना बताता हूँ कि इन सब में क्रेविंग कॉमन है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है, ऐसा डॉक्टर सिल्कवर्थ ने 2 केस के बारे में बताया। तो एक पेशेंट के बारे में उन्होंने बताया कि 1 साल पहले एक पेशेंट आया था जिसको खून की उल्टी हो रही थी, और उसने ईमानदारी से स्वीकार किया कि अब उसे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं रही। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उन्हें ए में भेजा, उन्हें बिग बुक में दी गई जो योजना थी, 12 स्टेप, वो उन्होंने स्वीकारा, उसे किया, और 12 कदम का प्रोग्राम किया, और वो शराब से काफी समय तक दूर रहे। दूसरे केस के बारे में वो ये बताते हैं, ये जो पेशेंट आया था उसे लगता था कि कोई भी उपचार काम नहीं कर सकता, और ये बेकार का प्रयास है, जो भी उपचार उस समय अवेलेबल था। और जब तक डॉक्टर सिल्कवर्थ उन्हें ऐसा कोई उपचार न दें जिससे कि उनकी विल पावर जागृत हो जाए, उसको ऐसा लग रहा था कि अगर आप ऐसी ट्रीटमेंट दोगे जिससे कि मेरी विल पावर बढ़ जाए तो मैं पीने को रोक सकता हूं। उसे लगता था कि वो इच्छा शक्ति से दूर रह पाएगा, और डॉक्टर सिल्कवर्थ उसे इस तरह के उपचार की गारंटी दें। इसके बावजूद भी वो इस किताब में दिए गए विचारों से सहमत हो गया, और वह कई सालों से शराब से दूर है। मैं उससे कभी कभी मिलता हूं। वह एक खूबसूरत उदाहरण है ऐसे पुरुषत्व का जिससे हर कोई मिलना चाहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी विशेषताएं अब आने लग गई थी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय तक अब शराब से दूर था। ये केस 2 था। तीसरा केस उन्होंने बता पहला केस उन्होंने बिल के बारे में बताया, और ये 2 केस और उन्होंने प्रमाण के रूप में दिए कि जो भी ए में आया, उन्होंने ये जो प्लान ऑफ रिकवरी या प्रोग्राम ऑफ रिकवरी किया, तो उन्हें जो है काफी कुछ मिला, और वो शराब से लंबे समय तक दूर रह पाए। अब डॉक्टर सिल्कवर्थ की सलाह उन लोगों के लिए क्या है जो शराबीपन की बीमारी से पीड़ित है। मैं हर शराब से पीड़ित व्यक्ति को दिल से, ईमानदारी से सलाह देता हूं कि वो यह किताब को पूरी तरह पढ़े, थॉरोली पढ़े। भले ही वो इसकी हंसी उड़ाएं, निंदा करें, लेकिन प्रार्थना करने में लगे रहें, प्रार्थना को कभी ना छोड़ें। ये इनका इस चैप्टर का लास्ट जो है वो पैराग्राफ है, और बहुत बड़ी बात इसमें उन्होंने बोली है कि
डॉक्टर सिल्कवर्थ को पूर्ण विश्वास है इस प्रोग्राम में, और जो भी उस समय एए के मेंबर्स थे। और भले ही उन्हें पहले लगे कि भाई मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, जब मैं लोगों को बोलता हूं कि देखो एल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसी संस्था है जो कि 12 स्टेप प्रोग्राम पे काम करता है, तो मेजॉरिटी, आप सोचिए 95% डॉक्टर्स का, मरीजों का, मरीज के रिलेटिव्स का केवल एक ही होता है, ये कि अरे ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो जब तक विल पावर नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ेगा। थोड़ी सी जो अल्कोहल है वो तो ली जा सकती है, इवन अल्कोहलिक्स को भी, और उसकी फिर वो हंसी भी उड़ाते हैं और आपकी निंदा भी करते हैं। लेकिन यहाँ ये पर्टिकुलरली अल्कोहलिक्स के लिए कहा गया है कि प्रार्थना जरूर करते रहें, और प्रार्थना किसकी करें? ईश्वर की, हायर पावर की। और फिर धीरे धीरे आप स्टेप 3 और 4 में जब आएंगे, सेकंड और थर्ड में जब आएंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि वो हायर पावर कुछ नहीं है, बस गॉड ही है। लेकिन क्योंकि वेस्ट में गॉड का कंसेप्ट बड़ा मुश्किल है, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई करके हायर पावर और प्रोग्राम और मीटिंग रूम और बहुत सारी चीजें वो ले आए। बट इवेंचुअली तो ये जो हायर पावर है वो गॉड ही है। सो ये था डॉक्टर्स ओपिनियन का चैप्टर, जो कि मुझे, मैंने ज्यादातर इसमें जो भी लिखा है वो जो इंग्लिश एडिशन है उसी को ट्रांसलेट करके लिखा है। जो हिंदी एडिशन है उसमें से मैंने बहुत ही कम चीजें ली हैं, क्योंकि उसमें काफी त्रुटियां मुझे लगती हैं कि हैं। और मेरा एक्सपीरियंस अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास जो भी मरीज आते हैं अल्कोहलिज्म के, उन्हें सिरोसिस ऑफ लिवर, पैनक्रेटाइटिस, पेट की प्रॉब्लम, कैंसर्स, हार्ट अटैक्स, ये हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। और क्योंकि अब जब जब से पता पड़ा है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स केवल अल्कोहल छोड़ने के लिए मेरे पास आ जाते हैं, बट मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं हर एक मरीज को एए के पास जरूर भेजूं, और बताता रहता हूँ कि भाई 12 कदम करो, और अगर 12 कदम करेंगे तो ही इसका इलाज है। शॉर्ट ऑफ 12 स्टेप्स एल्कोहलिज्म से बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल है। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। और ये आज का जो सत्र था, डॉक्टर्स ओपिनियन या डॉक्टर की राय, जो कि एक चैप्टर इसके अंदर दिया है, वो मैंने कवर किया। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। थैंक यू, मेरे को आप लोगों ने मौका दिया